चलिए तो शुरू करते हैं आज का। टाइप कौन सा है? कल कितने टाइप हो गए थे? 8 हुआ था। चलिए तो टाइप 9 पे लिखिए। किसी नगर की जनसंख्या, पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद फिर इसके कुछ मेथड लिखवाऊंगा। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। 3 वर्ष बाद, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? ये तो देखिए जनसंख्या बोल दी गई। लिख लिया पहले क्वेश्चन आपने? देखिए तो जनसंख्या बोल दी गई। अब एक जनसंख्या की जगह राशि हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए राशि मंगे चलिए। एक आपने पढ़ा होगा ए, पी, आर और ये टी, ये पढ़ोगे। ए क्या होता था? अमाउंट, यानी जो है आपका मिश्रित धन। एक होता था पी यानी मूलधन, ध्यान आ रहा है? आर होती थी दर, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, कितना प्रतिशत कम हो रहा है। और टी होता था समय, ध्यान आ रहा है ना? तो ये 4 चीजें होती थी। अब इससे हमें क्या निकालना है? हमें पास समय पी दे रखा है, देखो ध्यान से, 1 लाख वर्तमान, है ना? उसमें वृद्धि प्रतिशत दे रखी है कितनी? 10%। समय बोला है 3 वर्ष, और हमें बतानी क्या है? ए, ठीक है ना? तो इसमें आपको कुछ फॉर्मूले याद कर रखने हैं, जैसे ए। अब ध्यान से देखो, अगर आर में है वृद्धि तो आप लिखेंगे P प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर T। ध्यान से देखो, P क्या हुआ? आपका मूलधन, यानी जो 1 लाख लोग आपके आए हैं वो P हुआ। R क्या है उसमें? वृद्धि दर या कमी दर, ठीक है, बटे 100, क्योंकि दर जो होती है प्रतिशत में होती है, और प्रतिशत हमेशा अपॉन 100 खुल जाता है। इतनी बात क्लियर हुई? और समय क्या है? T, टाइम हमारा, जितना वो 3 वर्ष बोला गया यहाँ पे, है ना? एक आपका होता है, अगर ये तो वृद्धि के हिसाब से है, जब क्या हो रही हो? दर में वृद्धि हो रही हो, ठीक है। लेकिन अगर दर में हो जाए कमी तो क्या करेंगे? P माइनस आर अपॉन 100 की होल पावर T। पहले बताइए, ये चीज समझ में ही नहीं आई? पक्का? दर में वृद्धि है तो प्लस, और दर में कमी है तो माइनस। इतना क्लियर हो गया? बाकी सारा फॉर्मूला वही है। लेकिन एक कंडीशन, जब अगर आपसे इस तरह से बोल जाए कि जो रेट है, नहीं रेट नहीं, पहले टाइम वाला कर लो। अगर टाइम जो है वो इस तरह से बोल दिया जाए आपसे कि जो टाइम है वो 3 सही 1/2 वर्ष का है ना? तो ये क्या होगा कि 3 सही 1/2। इसमें 3 क्या है? ये तो होल नंबर है ना? 1/2 क्या है? फ्रैक्शन है। तो आप क्या करेंगे? इसको 2 तरीके से लिखेंगे। पहले अमाउंट इज इक्वल्स टू P प्लस आर अपॉन 100, होल कितना है? 3, तो टाइम लगा देंगे पावर 3, क्लियर? उसके बाद P प्लस आर मल्टीप्लाई बाय 1/2, जो ये फ्रैक्शन बचा था, ये अपॉन 100। बताइए चीज समझ में आई? नहीं आई? फिर देख लीजिए, जो होल पावर है, ठीक है, उसे तो हम पूरा टाइम फॉर्मूले में लगा देंगे एज इट इज, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी हो गई कि जी फ्रैक्शन जो उसके साथ का था वो आर के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यहां से पावर खत्म कर दी गई, 1 कर दी गई एक तरह से। बात समझ में आई? क्योंकि असल में होता क्या है, अगर आप ध्यान से समझें, जब आपका आधा साल है तो अगर आपका 10% रेट था, 12 महीने में 10% रेट था 10% का, लेकिन अब आधा साल यानी 6 महीने की बात हो रही है, तो क्या रेट आधा नहीं हो जाएगा 6 महीने के लिए? भाई वो 5 ही तो बचेगा,
आधा कैसे करोगे, ऐसे तो करोगे। बात समझ में आई? आई या नहीं आई? क्योंकि यहाँ पे हमने समय को आधा जब करा, क्योंकि ईयर आधा हुआ तो ऑटोमेटिकली उस पर रेट कम हो गया होगा, है ना। और अगर किसी वजह से समय बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली रेट बढ़ जाएगा। बात क्लियर हुई? इसे उतारो पहले आप इतना। अब आप इस तरह से एक लिखिए, 3 तो ये होगा ना, एक में इस तरह से अगर आपके सामने आ जाए, एक लिखिए जरा, लाइन लिखिए, ये तो ए बी सी होगा, अब डी वाला लिख लीजिए, चौथा लिखिए, एक लाइन लिखिए पहले उसके लिए। यदि जनसंख्या या धनराशि, यदि जनसंख्या या फिर धनराशि इत्यादि में, है ना, वृद्धि, इत्यादि में वृद्धि, क्या हो रही है? वृद्धि। अब ध्यान से देखना, वृद्धि जो हो रही है वो क्या हो रही है? प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इस तरह से हो रही है। 5%, 10%, 15%। क्या है? तीनों में वृद्धि हो रही है ना। पहले इतना समझेंगे, तीनों में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो बहुत ध्यान से देखो, आपको कुछ नहीं करना, जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल यानी आपका मूलधन के साथ क्या होगी? मल्टीप्लाई। वृद्धि कितनी हो रही है पहले ईयर में? 5%। जब वृद्धि 5% की है तो आपका एक्चुअल धनराशि 100% थी। अब 5% की उसमें वृद्धि हो गई होगी तो कितनी हो गई होगी? वो 105। और परसेंट के लिए अपन 100। बात समझ में आई? अब वृद्धि 10% की है तो कितना हो गया होगा? 110/100। अब वृद्धि 15% की तो 115/100। बताइए, ये समझ में आया नहीं आया? पक्का? पहले इसको लिखिए। ऐसे ही यदि जनसंख्या या धनराशि इत्यादि में प्रथम वर्ष वृद्धि 2%, द्वितीय वर्ष कमी 3%, तृतीय वर्ष वृद्धि 5%। पहले ऊपर वाला एक बार समझ लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ तो 3 वर्ष की बात हुई, अगर किसी वजह से 4, 5, 6, 10 कितने भी वर्ष की हो जाए, वैसे ज़्यादा 2 या 3 से ज़्यादा देता नहीं है, लेकिन तब भी अगर धनराशि की बात 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष भी कर दे तो सेम इसी ट्रिक से हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये ट्रिक आपकी उतनी आगे, मान लो अब चौथा वर्ष आ गया और उसमें 20% की वृद्धि हो गई तो हम क्या कर देंगे? 120/100 हो जाएगा। ये समझ में आया? अब जरा यहाँ पे देखिए, अगर किसी वजह से कमी होती है तो A=P × पहले साल क्या हो रही है? वृद्धि। पहले साल वृद्धि हो रही है तो 102/100 कैसा है? समझ में आया या नहीं? अब दूसरे साल क्या हो रही है? कमी। कितनी की हो रही है? 3। तो जब 100 में से 3 जाएंगे तो कितने? बहुत बढ़िया, बटे। यह बात समझ में आई? अपॉन यहाँ पे तीसरे वर्ष में फिर क्या हो गई? वृद्धि 105/100। और इसी तरह से अगर चौथा, 5 और 6 भी आता रहेगा तो बस क्या देखेंगे? वृद्धि है तो 100 में जोड़ देंगे, कमी है तो 100 में घटा देंगे। बस उतारो फटाफट। समझ में आ गया? चाहे तो इसका एक फोटो भी ले लेते हैं। ये वाला लिखा हुआ नहीं दिख रहा?
अब लिखा हुआ दिख जाएगा, जिन बच्चों को ऑनलाइन वालों को ऊपर का उत्तर नहीं रहेगा ना उतार लेना। चलिए हटा दें इसे। अब हम ना क्वेश्चन करते हैं। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को स्टडी कर रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, सीधा सीधा हमारे पास वृद्धि हो रही है, मूलधन हमें दे रखा है, हमें रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो आंसर बता देंगे, जल्दी से निकाल के मुझे आंसर बताने की कोशिश कीजिए। मैं तो ये बाकी सब हटा दूं। हाँ जी, कितना आया? हाँ, जो पहला वाला क्वेश्चन अभी उतरवाया, क्वेश्चन इसलिए पहले उतरवाया मैंने ताकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ में आया कंडीशन की हो क्या रही है। देखिए आपके पास वहां पे वर्तमान में जो कंडीशन बताई गई है उसके बाद की बतानी है ना। अगर पहले की बतानी होती तो वो एक्चुअल में मिश्रित धन यानी अमाउंट होती, लेकिन अभी जो हमें वर्तमान में कंडीशन दी रखी है उसकी बाद की बतानी है, तो वो हमें क्या दे रखा है, मूलधन यानी पी की वैल्यू दे रखी है। तो पी की वैल्यू कितनी रखी है, 1 लाख। देखिए 1 लाख तो ये आया था, ठीक है, और 11/10 की घात 3 ये बना था। देखो 11 कैसे बना, क्योंकि अपॉन में 1 था तो 10 और 1 कैल्सियम 10, 10 की टेबल में 1 की मल्टीप्लाई तो 10 बन गया 10, और उसमें 1 प्लस कर दिया तो 11, ठीक है ना। अब ये आया आपका 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 11 की क्यूब करनी है, तो 11 गुणा 11 गुणा 11 बटे 10 की क्यूब 1000 हुई या नहीं हुई। अब 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, ठीक है। 11 की 11 से गुणा करेंगे 121 है ना, और उसकी फिर 11 से करेंगे तो 1331। अब यहाँ क्या बचे थे, 2 जीरो, तो लास्ट में लग गए 2 जीरो, ये आंसर आ गया। पता नहीं क्या हो रहा है, 3-4 दिन से लगातार गलती करवा रहा हूँ। चलिए कीजिए, एक गांव की वर्तमान आबादी 4 लाख, तो 3 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी। अब क्वेश्चन 2 उतार लीजिए, उतर गए ये क्वेश्चन 2 उतार लीजिए। एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है, एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, एक गांव की आबादी 40,000 है, तो आपके पास पी तो हो गया 40,000, ठीक है। वृद्धि दर कितनी हो रही है, नहीं 5% वार्षिक दर से। देखिए दोबारा बोल देता हूं, एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है, इतना हो गया। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 2/3/5 वर्ष में, 2/3/5 वर्ष में आबादी कितनी हो जाएगी। तो देखिए आबादी कितनी हो जाएगी, अमाउंट निकालनी हमें, तो P 1 + R/100 और 1 + R मल्टीप्लाई बाय 3/5/100। ये देखो क्या हुआ, यहाँ पे वही वाली टेक्निक लगाई हमने क्या करा, इसे दोस्तों में तोड़ा, एक तो होल फिगर और एक फ्रैक्शन की फिगर, ठीक है ना। होल फिगर क्या थी 2 और फ्रैक्शन की फिगर है 3/5। पहले इतना समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, अमाउंट इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है 40,000 बटे 1 + R कितना है 5%/100 पावर 2 1 प्लस। अब यहां देखिए 5 गुणा 3/5 कैसा है, सभी को समझ में आया। 3/5 फ्रैक्शन का था तो यहां रखा, वो फॉर्मूला वाला काम करा, ठीक है ना। क्या इतनी बात समझ में। अब इस 5 से ये 5 कट गया, यहाँ कितना आया 40,000 और यहाँ पे 5 एकम 5 5 दूनी 10 और ये 20 आ गया। तो ये 1 + 1/20 की पावर 2 और ये 1 +
3/100। इतना समझ में आया? पहले यहाँ तक देख लो, यहाँ तक समझ लो। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो अभी पूछो। भाई यहाँ पे क्या हुआ, हमने फॉर्मूला लगाया A = P ब्रैकेट 1 + R/100 और होल पावर 2 क्यों रखी, क्योंकि होल फ्रैक्शन 2 है, होल नंबर 2 है। और यहाँ पे 1 + R की मल्टीप्लाई 0.5 से, क्योंकि फ्रैक्शन 0.5 था। वही वाला काम जो यहाँ बताया था, वही वाला करा अपॉन 100। ये 100 सिर्फ और सिर्फ इस R वाली कंडीशन के नीचे है, इस 1 + के साथ 100 नहीं है, उसको बाद में लेंगे। अभी इतना समझ में आया? आगे बढ़े। 40,000 अपनी जगह है। अब ये ध्यान से देखो, इसके अपॉन में 1 है, तो 20 और 1 का एलसीएम कितना आया होगा? 20 ही तो आया होगा, है ना। अब 1 के पार्ट में 20 आया 20 बार, और 20 ही कम 20 प्लस 20 के पार्ट में 20 आया 1 बार, और 1 ही कम 1 पावर 2। और ये ध्यान से देखो, इसके अपॉन में 1, तो 100 और 1 का एलसीएम 100 प्लस A/100। बताओ ये किसको समझ में नहीं आया? आया? पक्का? चलिए आगे बात करते हैं। 40,000 अपनी जगह है, 21 अपनी जगह आ गया, 20 अपनी जगह आ गया। उसकी पावर 2 होने की वजह से क्या मैं मल्टीप्लाई दोबारा कर दो इसकी? 21/20 आना समझ में आया? कैसा आया था भाई? 20 और 1 21/20। अब पावर 2 थी, तो इस नंबर की पावर 2 होने का मतलब है इसी नंबर की दोबारा मल्टीप्लाई। तो बात क्लियर हो गई? ठीक। अब आगे ध्यान से देखिए, सॉरी ये वाला रह गया। अभी इसके अगर प्लस करेंगे तो 103/100, ये वाली बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, 1 2 3 4, लास्ट में 4 जीरो हैं, और यहाँ के 1 2 3 4 कट गए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सॉरी 2 एकम 2, है ना। तो कट के यहाँ क्या बचा? ऊपर तो बचा 1, और यहाँ बचा 21 गुणा 21 गुणा 103। अब बस गुणा करके हमारा आंसर आ जाएगा। 21 की 21 से गुणा करेंगे तो 441 आएगा, और उसकी 103 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 21 की 21 से गुणा करके क्या होगा? 441। ठीक है। तो चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। क्वेश्चन 3, एक कस्बे की जनसंख्या, अच्छा अभी उतरे नहीं, और तीसरे वर्ष 10%, 10%, यदि 3 वर्ष तो कस्बे की बताना है। उतर गया वाला क्वेश्चन। देखिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष
पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, तीसरे वर्ष 10% घटी। यदि 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 5 लाख थी, यदि 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 5 लाख थी, यदि 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 5 लाख थी, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आराम से तसल्ली से पहले क्वेश्चन को पढ़ लो और समझ लो। देख लीजिए, 5 वर्ष पहले घट रही है, 2 वर्ष में बढ़ रही है और तीसरे वर्ष फिर घट रही है। तो भैया बढ़ना घटना का क्रम लग रहा है। तो देखो घट रही है तो कितनी हो गई होगी, 95/100, है ना। वही वाला रूल देखो, 8% बढ़ी तो 108 ये हो गई होगी, फिर 10% घटी। क्या ये वाली बात समझ में आई? अब बड़े ध्यान से समझना, ये किसके समांतर होगी? 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या की, है ना। और बराबर किसका होगी? वर्तमान जनसंख्या की। देखो हमें सिर्फ पूर्व जनसंख्या पता है, असल में मैंने पूर्व जनसंख्या के बराबर क्यों रखा, जरा बहुत ध्यान से देखो। आप थोड़ी देर के समझ लो कि 3 वर्ष पूर्व आप उस गांव में मौजूद हो, तब उस गांव की आबादी 5 लाख है, ठीक है। अब आप पहले वर्ष में आते हो तो 5% घट गई, देख लो घट गई, फिर दूसरे वर्ष बढ़ गई 8%, फिर तीसरे वर्ष घट गई। तो वर्तमान में क्या जनसंख्या रहेगी वही तो बताओगे। एक तरह से ये हमारे पास पी का रोल है और ये हमारे पास अमाउंट है, हाँ या ना। तो बस हमें इतना सा देखना सीखना था। अगर हम इतना देखना सीख लेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला तो मौजूद था ही, लगाया हमने और करो आंसर। अब भैया पी की वैल्यू कितनी रखी है? 5 लाख लगा दिए। 5 लाख में जो है ये 5 जीरो होते हैं, कभी 4 या 6 देख लो। इसमें बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है, इतनी माइनर मिस्टेक पे बच्चों के क्वेश्चन खराब हो जाते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बताओ समझ में आया नहीं आया? नीचे पहले इस 1 से ये 1 कटा, फिर इन 5 जीरो से ये 5 जीरो कट गया, हो गया। अब बस क्या बचा, उसकी मल्टीप्लाई करो। 5 इधर बचा, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, सॉरी हाँ 9। तो मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। चलिए अच्छी बात है, आपने बात यहीं पकड़ ली, फिर आगे क्यों कहते हैं कि गलती कहाँ हो गई। होता यही है, कहीं हम जल्दीबाजी में, क्योंकि माइंड में बहुत जल्दी होती है, और जब मैथ के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हुए होते हैं ना, उनमें ज़्यादा जल्दी होती है दिमाग में, और उसमें करते करते ही ऐसी माइनर मिस्टेक होती है, और फिर कहते हैं आंसर गलत क्यों हो रहा है। अभी जैसे जल्दीबाजी में रखते रखते मैंने पी बाहर की जगह अंदर रख दिया जल्दीबाजी में। चलिए जल्दी से कर लीजिए, और इसकी मल्टीप्लाई घर पर कर लेना, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही आया भाई, क्या बात, बड़ी अच्छी मल्टीप्लाई करी। चलिए अब ये अब जो मैं करवा रहा हूँ टाइप कितना होगा, 9 होगा ना ये, कर लो इसे कर लो। ये टाइप 9 था ना, अब टाइप 10 पे आओ, उसके बाद एक टाइप और होगा, बस खत्म कहानी। फिर उसका तो एक ही क्वेश्चन करवाना है मुझे। चलो यहाँ मैं इस तरह उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। हाँ इतना मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। जो ये होती थी अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 माइनस आर अपॉन 100। वो तो जब वो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा आपके में, वो इंटरेस्ट है, हाँ वो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा आपके में। वो सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आता था निकल के, और उसमें से हम प्रिंसिपल को जोड़ते थे तो हमारा अमाउंट आता था, और अगर अमाउंट घटा देते थे तो प्रिंसिपल निकलता था। वो थे क्वेश्चन।
पहले ये वाला फॉर्मूला उतार लीजिए, अभी इसके बाद फिर मैं आपको समझा दूंगा। प्रतिशत उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब होता है पास हुए हुए बच्चे, और अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए हुए बच्चे। जब हम प्रतिशत निकालना है उत्तीर्ण छात्रों का तो वो क्या होगा 100, क्योंकि 100% हमारा जो क्या होता है एक फिक्स्ड परसेंटेज होती है हमारी, या कह सकते हैं टोटल परसेंटेज होती है हमारी क्या 100%। ठीक है, अब उसमें से हम उन छात्रों का जो अनुत्तीर्ण हुए हैं उन छात्रों को माइनस कर देंगे जो एक विषय में है, और जो दूसरे विषय में भी हैं उन्हें भी माइनस कर देंगे, और जो दोनों विषयों में होंगे तो माइनस माइनस उन्हें प्लस कर देंगे। बात समझ में आई? ये प्लस कैसे हुआ देख लीजिए इसको, एक क्वेश्चन। हाँ ये एक लाइन में है, वो असल में वहाँ जगह खत्म हो गई थी तो मैंने नीचे लिख दिया, वो एक लाइन में है पूरा। वो तो आप एक सब्जेक्ट को A मान लो, दूसरे सब्जेक्ट को B मान लो, तो वहाँ ए बी वाला मेथड लगा दो, 100 माइनस A का परसेंट माइनस B का परसेंट प्लस A इंटू बी, या ये से A इंटू बी मत लेना, ये दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण वाले हैं, ये वो हैं, तो इसमें थोड़ा सा मामला बदल जाएगा। इसमें सिर्फ मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके टाइप का है। उसके बाद चलिए लिखिए जल्दी से। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, पहला विषय पढ़ना गणित, ठीक है ना। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में, और दोनों विषयों में 50%, दोनों विषयों में 50% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मतलब पास हुए, तो यहाँ पे पास परसेंट लिख रहा हूँ मैं कि पास का जो परसेंटेज है वो कितना है। गणित में है हमारे 60%, अंग्रेजी में है 70%, और दोनों में है 50%। अनुत्तीर्ण यानी फेल, फेल परसेंट कितना आया हमारे पास भाई, जब गणित में 60% बालक पास हो गए तो फेल कितने होंगे, जब 70% फेल हो गए तो 30%, वो सॉरी 70% पास हो गए तो 30% फेल हुए होंगे। और जब दोनों विषयों में 50% बालक पास है तो 50% फेल हुए होंगे नहीं होंगे। पहले परसेंटेज समझ में आई कैसा ही, कोई दिक्कत यहाँ तक, पहले इतना उतारो जरा, और यहाँ पे कोई डाउट हो तो वो पूछना अभी के अभी। उसके बाद तो बस हमें अपनी शॉर्ट ट्रिक लगानी है और आंसर निकाल देना है। परसेंट 3 7 बराबर देखो इसमें ये वाला फॉर्मूला लग गया, 100 माइनस पहला विषय में अनुत्तीर्ण, तो पहले विषय में अनुत्तीर्ण कितने थे 40, फिर माइनस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण, दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण थे आपके 30, और प्लस क्योंकि माइनस माइनस प्लस, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण तो दोनों में 50% अनुत्तीर्ण थे। ठीक आ गया। अब इनको सॉल्व कर दो, देख लो, प्लस वाले एक जगह जोड़ दो पहले, तो कितना आया 150 है ना, और ये माइनस वाले एक जगह जोड़ दो तो आया 70, लेकिन होगा तो माइनस का ही, क्योंकि माइनस माइनस भले ही प्लस हुआ लेकिन बड़ा नंबर होने की वजह से आ गया। 150 में से 70 का क्या है 80, इसका मतलब 80% छात्र ऐसे थे जो क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। दोनों में नहीं, मतलब उत्तीर्ण हुए। हाँ ठीक है ना।
बात क्लियर हो गई? इतना बात समझ में कि अब अगले मेथड की तरफ चलते हैं। ये तो एक तरह से टाइप 10 था ना ये, तो टाइप 10 का ए पार्ट समझ लो। अब यहां टाइप 10 का हम बी पार्ट पा रहे हैं। वहां तो केवल परसेंटेज को दिए रखा था और परसेंटेज पूछी गई थी, लेकिन यहां पे क्या हुआ, परसेंटेज और अंक दोनों की बात हो रही होगी, तो यहां पे पूर्णांक के लिए हम क्या करेंगे, अंकों का अंतर गुणा 100 बटे उनके परसेंट का अंतर, प्रतिशत का अंतर। पहला तो ये लिखो, पूर्णांक मतलब होता है जो टोटल नंबर कितने हैं, और अंकों का अंतर कि भाई एक विषय में दूसरे विषय में, है ना, या दो बच्चों के बीच की बात हो रही है ना। लिख लिया? ये देखो, ये कब लग रहा है, जब दो की बात हो रही है। जैसे मान लो एक ए है एक बी है, अब इन ए के मान लो मार्क्स आ गए 100 और बी के आ गए 80, तो अंतर कितना है दोनों में, 20 का। परसेंट अंतर भी 20 का ही है वैसे तो, इसमें अगर देखा जाए, ठीक है ना। तो ये टोटल मार्क्स निकाल दोगे, उसमें कितने आएंगे, 100, ठीक है ना। वो इस तरह से है, या ये अंतर में होगा, चाहे अंतर में कमी हो रही हो चाहे वृद्धि हो रही हो, कि एक ए के बी से अंतर में जो है वृद्धि है 20 की या कमी है 20 की, ऐसे जब भी होगा तो ये होगा। बात समझ में आई? इसका एक क्वेश्चन लिख लो पहले। किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45%। किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45%, 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः यानी सीरियल वाइज जो आप बोलते हो कि लगातार 35,60 अंक अधिक पाते हैं, 35,60 अंक अधिक पाते हैं। यानी एक को 35 अंक अधिक मिले, एक को 60 अंक अधिक मिले। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब वही ए बी वाली कहानी चला देते हैं जरा। एक लड़का हमने मान लिया ए, एक लड़का मान लिया हमने बी। ए को कितने 40% मिले और बी को 45%। अब पासिंग मार्क्स चाहिए थे, मान लीजिए x, है ना, और ए को क्या हो रहा है, उसमें 35% ज़्यादा मिल रहे हैं और बी को 60 नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं, है ना, ये तो हो रहा है। वैसे इस x का यहाँ पे कोई रोल नहीं, क्योंकि जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है वहाँ x का कोई रोल होगा ही नहीं, लेकिन मैं तब भी आपको x के हिसाब से बता दिया। ये कैमरे की सेटिंग करते रह जाऊँगा, उसमें लग रहा है, ठीक है। तो है ना, तो ध्यान से देखिए। अब वो कह रहा है पूर्णांक प्राप्त करना है, तो पूर्णांक क्या थे, आपका अंकों का अंतर, ठीक है ना, उनके अंकों का अंतर। तो अंकों में अंतर कितना आ रहा है, 35 और 60। भाई 10 में से 5 गया 5, और इसमें से क्या दिया था 5, 5 में 3 गया 2, 25 का गुणा 100 बटे। अब प्रतिशत का अंतर देखो कितने का, 5, है ना, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो कितना आया 500। बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से उतारो उसे, जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ पूछना भी कभी।
अरे मैंने अंतर लिख दिया क्या, योग। देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है, अब यहाँ पे योग की बात हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पे अंतर की बात हो रही थी, वहाँ योग की बात हो रही है। प्रतिशत का अंतर अपनी जगह ही रहा, 100 अपनी जगह ही रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए किसी बच्चे के जो है अंक, पूर्णांक जो है वो अधिक हो रहे हैं या जो है कम हो रहे हैं उसके पास होने से, है ना। मान लीजिए वही 2 बच्चे हैं, इस बार क्या हो रहा है, तो उनमें उनको अधिक अंक मिल रहे थे, अगली बार अंक मिल गए कम मान लो, ठीक है। तो उसके लिए ये वाला मेथड लगेगा। देखो लिखिए क्वेश्चन, राम 40% अंक प्राप्त करता है। राम को कितने हो रहे हैं, 40% अंक मिल रहे हैं, ठीक है। श्याम 30% अंक प्राप्त करता है, श्याम को कितने मिल रहे हैं, 30% अंक मिल रहे हैं। राम के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक 56 अधिक और गीता के प्राप्त 24 कम है। यानी इसके पास होने के लिए जितने थे उसके पास 56 अधिक है राम के पास, और जो है श्याम के पास 24 कम है। चलो पहले लिख लो, राम 40% अंक प्राप्त करता है और श्याम 30% अंक प्राप्त करता है। राम के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक यानी मिनिमम नंबर जो है से 56 अधिक हैं और श्याम के प्राप्तांक 24 कम है। प्राप्तांक 24 कम है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी अब पूर्णांक निकालना है दोबारा वही। आपको ये वाला मेथड समझ में आ गया था अच्छे से भाई? इसी मेथड से अब देखो ये वाला कैसे करेंगे हम। नहीं, दोनों में पूर्णांक निकालना है। इसमें अंतर क्या है एक मिनट आप समझ लो, है ना भाई। यहाँ क्या था, इसको भी अधिक अंक मिले थे, इसको भी अधिक अंक मिले थे। क्लियर बात? इसमें क्या हो रहा है, इसके अंक अधिक हैं और इसके अंक कम हैं, है ना। मान लो जैसे अगर 50 नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो भैया इसके पास 56 नंबर ज़्यादा है 50 में से, और इसके पास 24 नंबर कम है 50 में से। पास होने के लिए 50 मार्क्स हम कंपलसरी कर दें, तो ऐसी कंडीशन में बात इतनी क्लियर हुई? हाँ, इसमें दोनों प्लस थे तो दोनों का क्या निकाल दिया हमने, अंतर। अब बड़े ध्यान से देखना, अब भी अगर अंतर ही करो दोनों का, एक कंडीशन आपकी 35 है माइनस दूसरी कंडीशन आपकी 60 है ना। ये है, वैसे उल्टा लिख दिया मैंने, बड़ी में से छोटा होता है, ठीक है। 60 माइनस 35 है। लेकिन अब ये मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये 35 वृद्धि ना, मतलब ज़्यादा ना होकर कम ही हो जाता, और ये जो 35 था ये प्लस की जगह माइनस का रखता, तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाता ना। वही काम वहाँ हो रहा है, वही काम वहाँ हो रहा है, ठीक है ना। वही काम यहाँ हो रहा है। देखो भैया यहाँ पे अंकों का योग क्यों बोला गया, बड़े ध्यान से देखो। 56 माइनस के 24 उठाओ तो माइनस माइनस अपने आप प्लस नहीं हो जाएगा, इसलिए खतरनाक इसमें योग हो गया। गुणा 100 बटे, अब प्रतिशत तक का अंतर कितना आया, 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 और 4 10 कैरी हुआ 1, 1 और 5 6 और 2 8, 80 गुणा 10 तो कितना आया, 800। 80 गुणा 10 है ना 800। बात समझ में आई? अब इसमें वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन आज इसे यहीं पे मैं रखवा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मुझे लगता है तो मैं कल कुछ और तरीके करवा दूंगा इसमें, लेकिन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सारे लगभग मैंने ऑलमोस्ट करवा दिए हैं। एक आधा कल बेसिक मेथड करवा दूंगा, कभी कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी सा आ जाए और हम उसमें घूमते रह जाओ शॉर्ट ट्रिक में, तो एक आधा क्वेश्चन जो है बेसिक लॉजिक के करवा दूंगा कल।
चलिए ठीक है, हैव ए नाइस टाइम।